आज भारतीय जनता पार्टी के 18 राज्यों में गठबंधन के साथ अपनी सरकारें हैं और बहुत सारे राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। अभी हाल ही में 2 राज्यों में चुनाव हुए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। दोनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है और इसके लिए मैं पार्टी के नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में एक समय में भारतीय जनता पार्टी के 90 सीटों पर कैंडिडेट नहीं हुआ करते थे। अगर कैंडिडेट होते थे, अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होती थी। आज उसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार लगातार तीसरी बार बनी है और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। 29 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई है वहां पर। मित्रों, जहां तक हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कहें, मैं हिमाचल के संदर्भ में सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि व्यवस्था परिवर्तन जो मुझे लगता है कि अपने आप में ही व्यवस्था पतन के रूप में जाना जाने लगा है। 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरा होने जा रहा है और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने इन 2 वर्ष के कार्यकाल में अपनी पहचान भी खोई है, सम्मान भी खोया है और विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश बहुत पीछे चला गया है। मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, सरकार के फैसले लेने का तौर तरीका जो आज की तारीख में जो बना है वो एक मजाक का, परिहास का विषय बन चुका है। जिस तरह से आनन फानन में फैसले लिए जाते हैं और जब उन फैसलों की खिल्ली प्रदेश के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उठती है तो उन फैसलों को बदलने की कोशिशें होती हैं और उस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि हैरानी की बात यह होती है कि फैसले खुद लेते हैं लेकिन उसके बावजूद फिर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ये फैसले लिए गए थे। बहुत विचित्र परिस्थिति है, हास्यास्पद स्थिति अगर प्रदेश की है आज की तारीख में, मैं समझता हूं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश में जहां जो टैक्सीज का जो दौर चला है, सत्ता में आते ही डीजल की कीमतें 7 रुपए बढ़ा दी गई, सत्ता में आते ही बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई, पानी पर टैक्स लग गया, सीमेंट की एक बोरी पर 125 रुपए की इंक्रीज 2 साल के इस छोटे से कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार में हो गई। राशन पर और राशन के अलावा अब आगे बढ़ करके
अब नया दौर में हमको ये भी एक चीज देखने को मिली कि टॉयलेट टैक्स भी जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में सरकार की लगाने की मंशा थी। और बड़ी हैरानी की बात हुई, नोटिफिकेशन होती है टॉयलेट टैक्स की, और टॉयलेट टैक्स की नोटिफिकेशन के बाद जब चारों तरफ सरकार का मजाक बन गया तो बैकडेट से उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने की प्रोसेस की गई। और मैं इस बात को लेकर के भी हैरान हूं कि मुख्यमंत्री इस प्रकार से नेशनल चैनल के ऊपर बात करते हुए देखे गए कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया था। बताएं कौन सी नोटिफिकेशन है वो, किस तारीख की है, किस साल की है। बहुत अजीब लगता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रकार से झूठी बातें कहते हैं, और झूठ बोलने का तो उनका अंदाज इस प्रकार का है जो एक आदत के रूप में वो अब जाना जाने लगा है। मैं हरियाणा के चुनाव में था तो हरियाणा के चुनाव के दिनों में चर्चा का विषय बना और हिमाचल प्रदेश की जो गारंटियां, हिमाचल प्रदेश की गारंटी के साथ साथ जो बातें उनने की थी, उन बातों का जिक्र हिमाचल प्रदेश की सरकार के हरियाणा के चुनाव के दौरान हर जगह सुनने को मिल रही थी। और जिस हरियाणा के कांग्रेस के नेतृत्व ने तय कर दिया था कि यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और पूरी जश्न की तैयारियों के साथ वो उस दिन काउंटिंग वाले दिन बैठे थे, लेकिन ढोल वाले भी ढोल उठा करके चले गए आखिर। और उसके बाद जो रथ बनाया था वो रथ भी खाली वहां से चला गया। और कांग्रेस पार्टी के वहां के हरियाणा के नेतृत्व ने इस बात के लिए कहा कि हमारी हार की सबसे बड़ी वजह हिमाचल प्रदेश की सरकार है, क्योंकि जो झूठी गारंटी हिमाचल प्रदेश में दे रखी थी उसका असर हरियाणा के चुनाव में भी हुआ। और हमने भी इस बात को लेकर के हरियाणा में बात कही कि जो हालत हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने बना करके रखी है, कृपा करके मेहरबानी करके हरियाणा की हालत वैसे बनने से बचाइए। और लोगों ने इस बात को लेकर के गंभीरता से सारे विषय को लिया और परिणाम आपके सामने है। मुझे इस बात को लेकर के जरूर कहना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी अभी तक वो लगातार अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए दोष भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि जयराम ठाकुर, नरेंद्र मोदी, 2 नामों का जिक्र विशेष तौर से करते हैं। और किसी भी सरकार के लिए परफॉर्म करने के लिए मैं समझता हूं कि 2 वर्ष का कार्यकाल पर्याप्त होता है। और अभी तक हम हिमाचल प्रदेश में इस बात को देख रहे हैं कि जहां भी उनको मौका मिलता है वो ऋण की बात जरूर करते हैं। मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि जितना ऋण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में लिया जब हमारी सरकार थी, उससे ज्यादा ऋण हिमाचल प्रदेश में 20 महीने से भी कम अवधि में कांग्रेस पार्टी ने ले लिया। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में दिसंबर जनवरी के महीने में 1 लाख करोड़ के ऋण के नीचे होगा। और ये 1 लाख करोड़ का ऋण का जो सारा श्रेय अगर किसी को जाएगा तो वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नाम जाएगा। आज हिमाचल प्रदेश के हालात ये हैं कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं, पेंशनर्स को समय पर पेंशन नहीं। और ये विचित्र परिस्थिति हमने देखी अब की बार, जो आज से पहले कभी नहीं, जब मुख्यमंत्री हर महीने घोषणा कर रहे हैं कि सैलरी
5 तारीख को मिलेगी, पेंशन 10 तारीख को मिलेगी। यानी कि सैलरी और पेंशन की तारीखें घोषित मुख्यमंत्री कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में भी संकट रहा, कोविड का संकट रहा, 2 साल तक रहा, जब आर्थिकी पूरी दुनिया की तबाह हुई थी। लेकिन उसके बावजूद समय पर सैलरी हुई, समय पर पेंशन मिली, और कभी भी हमने सैलरी और पेंशन को लेकर के घोषणा नहीं की कि इतनी तारीख को सैलरी मिलेगी। आजकल हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बड़े उत्साह में, और उत्साह की वजह यह है कि केंद्र सरकार ने जो सेंट्रल टैक्सेस का जो स्टेट शेयर जो है वो एडवांस में 1490 करोड़ के लगभग जो है वो जारी किया है हिमाचल प्रदेश को। उसके कारण अब कह रहे हैं कि सैलरी 1 तारीख को नहीं 28 तारीख को मिल जाएगी। अगर 28 तारीख को मिल रही है सैलरी, तो इसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को एक मुश्त पैसा दे दिया है। और इस बात को लेकर के मैं हैरान हूं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं निकाल पाए। जबकि हकीकत यह है, अगर सैलरी मिल रही है तो इस वजह से मिल रही है जो केंद्र का जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जो 530 करोड़ रुपए हर महीने का आता है, उसकी मदद से हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है। और इसके अलावा पेंशन अगर कर्मचारियों को, हमारे पेंशनर्स को मिल रही है, वो इस वजह से मिल रही है जब केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल टैक्सेस का शेयर 750 करोड़ रुपए हर महीने का जो स्टेट को जारी होता है, जब वो पैसा आता है उससे जाकर के वो पेंशन दे रही है। अगर केंद्र सेंट्रल टैक्सेस का शेयर और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की पैसे की अगर थोड़ी सी भी वहां पर अगर आगे पीछे हो जाती है, तो हिमाचल इस हालात में होगा कि हिमाचल कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाएगा, पेंशन को पेंशन नहीं दे पाएगा। यह परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की है। और अब तो टॉयलेट टैक्स के बाद एक चर्चा का विषय और भी हिमाचल प्रदेश में बन गया। वो विषय बन गया कि बस में जो सवारी के साथ जो सामान जाएगा उसकी भी दरें तय कर दी गई, 0 से 5, कुल टिकट का 1/4, और इसी तरह से 5 से 15 अलग अलग स्लैब बना दी गई उसकी। और जब ये सारी चीज को लेकर के शोर पड़ा कि क्या स्कूल में जाने वाले बच्चों का, क्योंकि उनका जो बैग होता है उसका वजन 5 किलो से ऊपर ही होता है, क्या उसका भी किराया लिया जाएगा? तो इस बात को लेकर के जो उप मुख्यमंत्री जिनके पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वो क्लैरिफिकेशन देने के लिए कोशिश कर रहे थे। और जो नोटिफिकेशन की गई है उस नोटिफिकेशन में बड़ा साफ है कि जो दरें आपने तय की है उन दरों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में जो है वो बसों में चलने वाली, जो एचआरटीसी की बसों में सवारियां जो चलने वाली हैं, उनसे उनके साथ सामान का भी जो किराया आप लेने का फैसला कर चुके हैं। तो आने वाले समय में यह भी स्थिति होगी कि बस में सफर करते हुए कंडक्टर को तराजू भी साथ में रखना पड़ेगा, और जो सामान आपके हाथ में होगा, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो आप स्कूल के बच्चों का बैग है, वो उनको तोलता हुआ दिखेगा। बहुत विचित्र फैसले लिए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। और जैसे मैंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम से ये व्यवस्था पतन होते हुए हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट सारे उन्होंने लगभग रोक दिए हैं। हम इस बात को भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अभी जो फैसला लिया गया, 51 पद एससी, एक्सचेंज, एसडीओ के समाप्त कर दिए गए। और आज हम खबर देख रहे हैं कि 51 पद ड्राइवरों के भी समाप्त कर दिए गए। 81, हाँ 81।
मुझे लगता है कि बेहतर होता कि जो सीपीएस आप बनाया है जिसपे 8 से 10 लाख रुपए प्रति माह आपका खर्चा एक सीपीएस पर पड़ रहा है, अगर शुरुआत वहां से करते तो शायद मुझे लगता है कि पूरा हिमाचल उस सारी चीज को लेकर के गंभीरता से भी लेता, उस सारी चीज का अभिनंदन भी करता। एक तरफ मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर कहते हैं कि बहुत बड़ा आर्थिक संकट है और आर्थिक संकट के चलते मेरे मंत्री, मेरे सीपीएस 2 महीने की सैलरी डेफर करेंगे, यानी कि विलंबित करेंगे। और कुछ चैनल में, कुछ अखबारों में इस सारी चीज से इसको इस प्रकार से भी रिपोर्ट किया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 2 महीने की सैलरी छोड़ दी, मंत्री और सीपीएस ने। लेकिन हकीकत यह नहीं है। हकीकत यह है कि 2 महीने की सैलरी विलंबित करने के लिए उन्होंने कहा था, यानी कि तीसरे महीने 3 महीने की सैलरी इकट्ठा लेंगे। यह भी हास्यास्पद एक फैसला था हिमाचल प्रदेश सरकार का। जब बार बार हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट का जिक्र करते हुए शायद कांग्रेस की हाईकमान ने इस बात का जिक्र किया कि आप ये बोलना छोड़ दीजिए, तो हमारे मुख्यमंत्री जी मीडिया के सामने प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है। इनके कितना इमेच्योर जो है वो स्टेटमेंट, कभी बोलना आर्थिक संकट गंभीर है और कभी बोलना कि आर्थिक संकट नहीं है। और इस बात को लेकर के तो हास्यास्पद स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी है कि मुख्यमंत्री बार बार जब कहते हैं कि 2027 तक हिमाचल अपने पांव पर खड़ा होगा और समृद्ध राज्य की श्रेणी में होगा और 2032 तक तो वो हिमाचल प्रदेश देश का सबसे जो है आर्थिक दृष्टि से संपन्न प्रदेश होगा। मुझे मालूम नहीं क्या आंकड़े हैं, कहां से ये सारी चीजें वो कहते हैं और कैसे उनके जो पार्टी के नेता उनको कहने के लिए इन बातों को इजाजत देते हैं। इस प्रकार के हालात को लेकर के हिमाचल प्रदेश की सरकार चल रही है। आज मैं कांगड़ा आया हूं। मैं कांगड़ा आकर के मैं जरूर बात करना चाहूंगा। कांगड़ा में धर्मशाला के लिए विशेष तौर से उन्होंने कहा था कि कांगड़ा में धर्मशाला को एक हम टूरिज्म कैपिटल घोषित करते हैं, लेकिन हम ये 2 साल के कार्यकाल के बाद इस बात को जहां साथियों से पूछ रहे थे कि कुछ हुआ, तो सब लोगों ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, मात्र भाषणों से संभव नहीं है। और हैरानी की बात इस बात के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम उस सारी फैसले का अभिनंदन करते हैं जो अच्छे करेंगे, लेकिन आपने तो पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन भी जो है वो कुछ ऐसे लोगों को देने का फैसला कर दिया जो यहां पर टूरिज्म के नाम पर आएंगे लेकिन यहां उस जमीन के मालिक बन जाएंगे। यानी कि हिमाचल को बेचने का हौसला इस सरकार में आ गया, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। चारों तरफ उसका विरोध हुआ, विधानसभा के अंदर हमने उसका विरोध किया। यह यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में आगे बढ़ रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार इस यूनिवर्सिटी की उस पहचान को समाप्त करने की दिशा में कदम उठा रही है और कदम उठाने के साथ साथ में जहां की यूनिवर्सिटी की जमीन को बेचने की शुरुआत कर दी है। मामला हाई कोर्ट में है, अभी तक स्टे है, लेकिन मैं समझता हूं यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैंने विधानसभा के रिकॉर्ड में इस बात का जिक्र किया है कि स्थानीय विधायक को इस सारी चीज को लेकर के विरोध करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। और मैंने ये भी कहा था कि अगर मैं वहां का विधायक होता तो मैं कभी भी सरकार की हिम्मत ही नहीं होती कि इस प्रकार का फैसला लेने के लिए वो सोच सकती थी। अगर ये सोच बनी है, ये कुछ लोगों की मिल करके बैठ करके एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत इस जमीन को बेचने का फैसला जो किया जा रहा है, मैं समझता हूं इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो मामला कोर्ट में है, लेकिन अगर फैसला इस दिशा में आगे जाता है तो उस फैसले की सारी परतें जो है लोगों के सामने लाने का जिम्मा हमारा होगा। इसलिए मित्रों, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं,
1000 से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में संस्थान बंद कर दिए। अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में वो बंद करने का कार्यक्रम लगातार यथावत चला हुआ है। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की है। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन 2 साल के कार्यकाल में एक भी काम जमीन पर ऐसा नहीं है जिस काम की शुरुआत सुक्खू जी ने अपने कार्यकाल में की थी, कांग्रेस की सरकार ने शुरू की थी, और आज उसका उद्घाटन करने की स्थिति में उसको पहुंचाया हो। अगर हो रहे हैं उद्घाटन, वो वही हो रहे हैं जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शुरू किए थे, वो बन करके पूरे हुए हैं और उसके बाद वहां पर उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू की है। मैं आप सबके बीच में सिर्फ इन्हीं विषयों को लेकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 30 करोड़ जमा अभी यहां पर एक बात विशेष तौर से एक मुद्दा जो बार बार जिस बात के लिए हमारे साथियों ने एक बार नहीं अनेकों बार जिक्र किया है, और वो जिक्र इस बात के लिए किया गया था जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस यहां धर्मशाला में बनना है, उस कैंपस के लिए सिर्फ जो है जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का 30 करोड़ रुपए जमा होना था, और वो पैसा अभी तक भी जमा नहीं किया गया। आज भी हम यहां अपने सर्किट हाउस में बैठे थे तो हमारे साथी बात कर रहे थे हिमकेयर का। हिमकेयर लगभग बंद कर दिए। हिमकेयर के अंतर्गत जो है लगभग 400 करोड़ रुपए की लायबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, जिसको वो क्लियर ही नहीं कर रही है। अनाउंस किया कि हम प्राइवेट सेक्टर में हिमकेयर को अलाउ नहीं करेंगे, और जब हमने इस बात को पूछा कि क्यों नहीं करेंगे, कहा कि घपले। हमने कहा जांच करिए, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन कोई भी इस प्रकार की बात नहीं है। हकीकत यह है कि ये हिमकेयर को बंद करना चाहते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, अगर हमने हिमकेयर को लाने का फैसला किया था, उसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेजेस में वर्कलोड इतना ज्यादा रहता था। जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस होती हैं उसमें कई बार एमआरआई की डेट 2 महीने के बाद मिल रही है, सीटी स्कैन की डेट 3 महीने बाद मिल रही थी, अल्ट्रासाउंड की डेट 20 दिन बाद, 1 महीना बाद मिल रही थी, और तब तक के लिए उस मरीज को उस पीड़ा के दौर में से गुजरना पड़ता। तो हमने कहा कि मरीज का इलाज जल्दी हो, ये सारी चीज के कोई मैकेनिज्म हमको डेवलप करना चाहिए, इसलिए हमने प्राइवेट सेक्टर का उसमें इंक्लूजन किया था। और दूसरी बात, जो हमारी आयुष्मान भारत की तर्ज पर हिमकेयर में हमने एक बीमारी के इलाज के लिए कितना खर्च किया जा सकता है, परमिसिबल उसमें एक्सपेंडिचर कितना हो सकता है, वो भी उसमें मेंशन है। ये जो झूठी बातें अफवाह कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। एक भी, मैं बार बार इस बात को कहता रहा कि आप उदाहरण दीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन करिए, जांच करिए, जांच के बाद हमको बताइए कि कहां घपला हुआ है। घपले की बातें सिर्फ कहने के लिए हो रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी इच्छा एक ही है कि हिमकेयर को किसी न किसी तरीके से बंद किया जाए, और शुरुआत उनने प्राइवेट सेक्टर से की है, और अब आने वाले समय में अब दौर ये आ गया कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी हिमकेयर बंद करने की स्थिति में पहुंच चुका है। तो मित्रों, ये कुछ एक पॉइंट्स पर मुझे जनरल सी बात की मैंने आपको स्पेसिफिक कोई एक इशू नहीं लिया, लेकिन 2 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश का अत्यंत निराशाजनक रहा है, हास्यास्पद रहा है। हिमाचल की सरकार किस प्रकार से इमेच्योर, अपरिपक्व नेतृत्व में चल रही है, इसके कारण जग हंसाई का विषय बनी हुई है पूरे देश भर में। और जिस प्रकार के फैसले कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में ले रही है, वो फैसले जनहित में नहीं है, और हिमाचल प्रदेश में आज लोग अनुभव कर रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई है। 2 साल पहले झूठी गारंटियों के झांसे में आकर के ये सरकार बन रही, और जो सरकार आज हिमाचल प्रदेश को हर क्षेत्र में एक तबाही के कगार पर पहुंचा करके छोड़ गई है।
इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के बारे में मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भी विचार कर रहा है। जो फैसले सरकार ने यहां पर लिए हैं, जिसके कारण दूसरे राज्यों में भी नुकसान हुआ है, भारी भरकम नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी को, उन सारी चीजों को लेकर के शायद कांग्रेस पार्टी नई चीजों को लेकर के विचार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सर, 2 इश्यूज हैं सर, उसमें आपका और आपकी पार्टी का स्टैंड आना बड़ा जरूरी है सर। सुधीर शर्मा जी ने चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी डॉक्यूमेंट्स इतने सारे सर एलिगेशंस लगाए थे ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो उसके लिए पार्टी जो है वो सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट या कोर्ट में क्यों नहीं गई? और दूसरा सर कि जो मीडिया के साथ गवर्नमेंट कर रही है, जैसे कुल्लू में भी एक नोटिफिकेशन उनकी आई कि मीडिया जो है वो सीएम से दूर रहे, और आज भी राजेश धर्मानी उन्होंने 10 मीडिया पर्सन्स के ऊपर 5 करोड़ का डिफेमेशन का केस किया है, तो इन 2 चीज़ों पर सर आपका स्टैंड चाहिए। देखिए, इस बात को लेकर के बड़ी साफ बात है कि जो सुधीर शर्मा जी ने जो चार्जेस लगाए हैं और उसमें डॉक्यूमेंट्स के साथ उसमें वो सारे एक एक चीज़ को प्रस्तुत किया है, वो प्रोसेस आगे सारी चीज़ें हैं, उसमें सारी चीज़ें ध्यान में हैं। पार्टी का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है, गलत किया है तो कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं उसमें है। दूसरी बात जो आपने विशेष तौर से कही कि जो हमारा लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ यानी कि मीडिया, अब इसको अपाहिज करने की दिशा में लगातार एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। एफआईआर मीडिया पर्सन के खिलाफ होना मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसके बाद नोटिस जारी होना, ये शुरुआत हो गई है कि कहीं भी कोई आदमी हमारे खिलाफ बोलेगा तो उनको धमकी से दबाया जाएगा, सरकार के दबाव में दबाया जाएगा। हम 5 साल सत्ता में थे, मीडिया लिखता था, पक्ष में भी विपक्ष में भी, और मैं समझता हूं कि मीडिया को स्वतंत्र होकर के अपना कार्य करने देना चाहिए, और इन सारी चीज़ों से बहुत चीज़ें ठीक भी होती है, सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। अगर हमारे में कमी है तो उसको सुधार करने का मौका मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सरकार वर्तमान में कर रही है, एक आतंक पैदा करना चाहिए मीडिया के ऊपर, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। सर, आपका कार्यकाल था, धर्मशाला में बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर मीट हुआ, विपक्ष के लीडर के नाते और विपक्ष में रहते हुए नाते आपने अब इसका सवाल उठाना बंद कर दिया है कि 2800 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टर उस वक्त आया था, इन 2 सालों में उसका ग्राफ कहा गया है, वर्तमान स्थिति क्या है सर? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जहां तक कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उनका तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को हिमाचल प्रदेश में लाना ये तो प्राथमिकता ही नहीं है। हमारी प्राथमिकता थी, हमने प्रयत्न किए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की, प्रधानमंत्री जी आए, एमओयू साइन हुए, और एमओयू साइन होने के उनको फिर लागू भी किया, ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। शिमला में अमित शाह जी ने की और यहां प्रधानमंत्री जी ने फिर से की। इसके अतिरिक्त मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूँ, हम सिर्फ कोविड के दौर के कारण जो है उस वक्त जो है थोड़ा सा जो है वो हमारा वो डिस्टर्ब हुआ, जो कैंपेन जो हमारा प्लान चला हुआ था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क, जहां पूरे देश के लिए 3 मिली, एक हिमाचल के हिस्से में लाया। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश के लिए 3 मिले, 3 में से 1 हिमाचल प्रदेश के लिए नालागढ़ में लाया। और वर्तमान सरकार जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक को डिस्करेज कर रही है। पावर टैरिफ जो है वो 3 बार इंक्रीज कर चुकी है, और इन्वेस्टर हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके जा रहा है। और जो ग्राउंड ब्रेकिंग जो हुई थी, उसके बाद उन सब के साथ जिस प्रकार की कंडीशन, जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन्वेस्टर्स हिमाचल प्रदेश में नया आने की तो दूर की बात रही, जो आए हैं वो भी नमस्ते करके जा रहे हैं, जो इंडस्ट्री आई है वो भी छोड़ करके जा रही है। यही स्थिति हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार की है, और जिससे प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सर, मुख्यमंत्री लगातार एक बात कह रहे हैं कि आप जहां भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि पेंशन और सैलरी जो है
वो केंद्र सरकार की ओर से जो पैसा दिया जा रहा है उससे मिल रही है, जबकि स्थिति जो है वो इससे बिल्कुल उल्ट है। कोई वो खैरात नहीं दे रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारी संपदा से जो कलेक्शन होती है वो सरकार केंद्र सरकार को जाता है, जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं उसका शेयर जाता है, तो निश्चित तौर पर हमको देना बनता है। देखिए, जहां तक हम अगर फेडरल स्ट्रक्चर की बात कहते हैं, संघीय ढांचे की अगर बात कहते हैं, तो ये नैतिक दायित्व बनता है अगर केंद्र मदद कर रहा है हिमाचल प्रदेश के लिए, जो निर्धारित हिमाचल का हिस्सा बनता है उसमें कोई कटौती नहीं कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हुए बार बार कह रहे हैं कि हमको नहीं मिल रहा है। आखिर कौन से पैसे की बात कह रहे हैं वो उसको समझाने में असमर्थ है। लेकिन नैतिकता तो ये बनती है कि आपको जो निर्धारित आपका हिस्सा है वो समय पर मिल रहा है, और समय पर मिलने के साथ साथ में जो हिस्सा है वो कम नहीं उससे ज्यादा मिल रहा है। और मैं ये भी जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को अगर जो स्पेशल असिस्टेंस के तहत जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मात्र 800 करोड़ रुपए मिला था, अभी कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, यहां पर 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का वो पैसा केंद्र सरकार दे चुकी है, और वो 50 साल के लिए होता है, बिना ऋण बिना ब्याज के होता है। इसको मदद नहीं मानते क्या? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में पूरे देश भर में हुई। देश का पहला स्टेट हिमाचल है जहां पर पीएमजीएसवाई के 2700 करोड़ रुपए की शुरुआत, ये बाद में भी हो सकती थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश को उन्होंने कहा कि हिली स्टेट है, हिली टेरेन है। जब हम सब लोगों ने इस बात के लिए निवेदन किया कि यहाँ कनेक्टिविटी का इशू है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है, यहाँ आप शुरुआत जल्दी करिए। पहला राज्य हिमाचल जहां 2700 करोड़ रुपए की लागत से पीएमजीएसवाई फेज 3 की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की। हिमाचल केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रायोरिटी पर तब भी था, आज भी है। और ये झूठी बातें कहना मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर संघीय ढांचे की अगर बात कहते हैं तो नैतिकता ये बनती है कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से सहयोग लेने के लिए जब दिल्ली जाते हैं और सहयोग जब प्राप्त होता है उसके बाद केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करें। सर, एक तरफ सरकार की बात करें, परियोजनाएं हिमाचल को मिली है, जैसे यहाँ यूनिटी मॉल काफी लंबे समय से उसके लिए केंद्र फंडेड योजनाएं, ऐसी बहुत सारी स्कीम है, जैसा टूरिस्ट है, जैसा उनके काम जो है वो रुके हुए हैं प्रदेश सरकार में। क्या नहीं, देखिए काम चले कहाँ हैं, और उनको मालूम पड़े कि कोई काम चला है तो उसके बाद जब जानकारी उनको प्राप्त होती है उसके बाद रोकने के लिए जो भी किया जा सकता है वो करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस घोषणा करते हैं लेकिन उसके बाद मुकर जाते हैं। एश्योरेंस बनती है वो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो बातें कही होती है, लेकिन उसके बावजूद जो बातें कही होती हैं उससे वो मुकर जाते हैं। यानी कि बहुत, जिसको मैं कहूं कि भी लज्जा रहित, जिसको मैं शब्द बोलूंगा कि भाई इस तरह से मुकर जाते हैं कि जहां उनको लगता नहीं कि मैंने एक जिम्मेवार व्यक्ति, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और वो एक जिम्मेवार व्यक्ति होता है और जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करना चाहिए होता है, लेकिन वो जितना बोलते हैं कमिटमेंट करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। तो सरकार के कुछ मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के बीच में सरकार के प्रति जो है वो आपस में कुछ संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, उसको लेकर पिछले दिनों कुछ बैठकों का दौर भी चला। कांगड़ा में भी बहुत सारे कांग्रेस के मंत्री और लीडर जो है वो यहाँ बैठे, चर्चा हुई। देखिए, एक बात तो मान के चलेंगे, खुश कोई नहीं है, ना प्रदेश की जनता खुश है और ना ही कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस के नेता विधायक खुश हैं, ना मंत्री खुश हैं। ये बात तो देखने में सुनने में हर जगह मिल रही है। अगर इस पे मैं ज्यादा थोड़ा बोलूं तो फिर वही बात आएगी कि जयराम ठाकुर कुछ ऐसा कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ना पहले किया ना अब कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं, आपके ही लोग कर रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके हमें दोष मत दीजिए, आप संभालिए, आपको सरकार दी है, सरकार चलाइए, लेकिन नहीं चल पाएगी सरकार, वो जिम्मा हमारा नहीं है कि आपकी सरकार चलाने में हम कोई मदद करें। सर, आपने व्यवस्था परिवर्तन को व्यवस्था पतन एक नया नाम आपने दे दिया है, लेकिन पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुखू सरकार की लेनी देनी कर दी है, लेकिन आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने सानन प्रोजेक्ट में मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की है, तो ये विरोधाभास क्यों सर? नहीं, देखिए, उन्हें तारीफ का विषय नहीं मुझे लगता कि आप उसको अलग तरह से लिखें। वो
उस सारे इस बात को लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश का मत है, शानन प्रोजेक्ट का जो लीज का जो टाइम पीरियड था वो कंप्लीट हो रहा है। हम सब लोगों का कहना है कि वो वापस होना है, और उन्होंने सिर्फ इसी संदर्भ में अपनी बात कही है कि समय पूरा है, हिमाचल को मिलना चाहिए। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई बात है, और सुक्खू जी इस बात को खूब ज्यादा ये करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, शानन प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए, ये हमारी पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है। अगर शांता कुमार जी ने इस मत को अपने माध्यम से व्यक्त किया है तो मैं समझता हूं कि कोई गलत बात सर एक सरकार मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जेवीएन जो कंपनी है यहाँ पे हमारी ही संपदा से, हमारी पानी से जो 67,000 करोड़ की बड़ी कंपनी बन गई। पिछले 40 सालों से जो लूट यहाँ पर मची हुई है उसको रोकना ही हमारा व्यवस्था परिवर्तन का अहम हिस्सा है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि 40 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुत लंबे समय तक रही, ये कब से शुरू हुई है, ये सारी चीजें मैं उचित नहीं समझता हूँ। SJVN एक PSU है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उस सारी चीज को लेकर के वो सरकार का ही हिस्सा है, और इस तरह के शब्दों का, लूट वाला शब्द, ये कतई भी उचित नहीं है। और जिस तरह से वो प्रोजेक्ट उनको अलॉटेड है, वो प्रोजेक्ट अलॉटेड है, उनको वो कैंसिल करना चाहते हैं, हाई कोर्ट में मामला है, और उसमें हिमाचल प्रदेश को जितना विलंब करेंगे सारी इसमें, उतना हिमाचल प्रदेश का नुकसान होगा, क्योंकि पानी तो बह करके चला जा रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट अगर डिले होता है तो उससे नुकसान होता है। जितना जल्दी प्रोजेक्ट बनता है तो आपको स्टेट के लिए आय का एक माध्यम बनता है। सर सरकार की बात करें, एक तरफ सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं उनसे टैक्सेस लिए जा रहे हैं, या धार्मिक आस्था से हम कह सकते हैं खिलाड़ हो रहा है। क्योंकि डल लेक की बात करें या हिमानी चामुंडा की बात करें, छेड़छाड़ कहने के लोगों से जो पर्यटक बाहर से हो रही है, तो उसके लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश की सरकार वर्तमान में किसी भी मसले को लेकर के सीरियस नहीं है। टूरिस्ट आना चाहिए, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं है। टैक्सेस हमको किस सेक्शन में लगाना चाहिए, इस सारी चीज को लेकर के कोई गंभीर सोच नहीं है। आनंद फानन में टैक्सेस लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस बात को कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की कि हर घर को नल और नल में शुद्ध जल। जब सब घर में नल लग गए, हर घर में नल लग गए, सुक्खू जी टैक्स लगाने में चले पड़े। 100 रुपए एक नल पर टैक्स का आपको लगा दिया गया है, और उसमें पानी आए चाहे ना आए 100 रुपए आपको देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आज जो वक्फ बोर्ड ने जो है आदेश दे दिए हैं कि भैया इसको गिरा दिया जाएगा, और आज गिराना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। थोड़ी देर के बाद लेबर आ रही कह रहे हैं, उसको लेकर आप मैं उम्मीद करता हूं कि वक्फ बोर्ड और जो वहां पर जो मस्जिद कमेटी है, उन्होंने एक अपने आप लिख करके दिया है शिमला कॉरपोरेशन में, जहां ये मामला चला हुआ था कमिश्नर के पास, कि 3 मंजिलें जो अनऑथराइज्ड हैं इनको हम खुद ही तोड़ने के लिए तैयार हैं। और फैसला भी इसी तरह से वहां पर कमिश्नर ने दिया है। लेकिन मुझे ये भी जानकारी मिली कि इस सारे मामले को लेकर के पहले उन्होंने कहा कि हम तोड़ेंगे, बाद में हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया। और हाई कोर्ट में जाने की वजह भी यही है कि कांग्रेस की सरकार किसी तरह से चाहती है कि इन सबको इस तरह से जो है वो लंबित किया जाए, लंबा किया जाए, ताकि इस सारे मामले में कोई कार्रवाई ना हो सके। इस सारी चीज समझता हूँ कि कानून को अपनी कार्रवाई लेनी चाहिए। थैंक यू। प्लीज कांग्रेस के और भी कई विधायक हमारे संपर्क में, देखिए सारे किस तरीके से किया जाए? धन्यवाद। वो मालूम करेंगे उनसे।